दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके प्रतापी शासक। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जंगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जंगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नर्रा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी, चौहान, खींचियों, कामखानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव सेका की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। अगले शासक है राव लूणकरण 1505 से 1526। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। प्रश्न बन सकता है कि डोसी का युद्ध किस किस शासक के बीच लड़ा गया और कब लड़ा गया। इस प्रश्न में 1526 ईस्वी में डोसी का युद्ध नारनौल के नवाब अभी मीरा और लूणकरण के मध्य हुआ। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ में राव जयसिंह छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा गया है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानवशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरणसर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया गया। लूणकरणसर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। अगले शासक है राव जैतसिंह 1526 से 1541। जैतसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिंह छंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहिबा पाइबा जोधपुर के युद्ध में राव जयसिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अगले शासक है राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणेरी नामक ग्रंथ की रचना की। अगला शासक है राव राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में
सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जय मलपत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। राव कर्ण सिंह 1631 से 1666 1631 से 1668 ईस्वी। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखणिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 ईस्वी में हुआ, जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तशती में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रु और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। अगला टॉपिक है शाकंभरी का चौहान वंश। इस वंश के प्रतापी शासक। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अभी अग्निवंशीय माना। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था, जिसका समय 551 के समय लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था। जो वत्स गोत्र ब्राह्मण में पैदा हुआ, वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रह राजदित्य चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। विग्रह राजदित्य के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघाट या शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। अजयराज 1105-1133 ईस्वी। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जो अजय प्रियधर्म कहलाए।
कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम अंकित मिलता है। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर में बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अर्णोराज 1133 से 1155। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में अनासागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज शैव था किंतु उसमें अनेक अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबौद्ध धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों में पराजय से उसे मानहानि उठानी पड़ी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। विग्रहराज ने बिशुलपुर आकर वहाँ बिशुलपुर झील बनवाई। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। यह केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहौर ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। विग्रहराज का समय इस्पात लक्ष्य का स्वर्णकाल था। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया जिसमें प्रसिद्ध वीर अलाउद्दीन लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को भी परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी सहयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गौरी को उसने पराजित किया मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह
मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ ही, परंतु भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला शासक था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। रणथंभौर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रहलादन और वीरनारायण थे। वीरनारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाग्भट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपना अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह हेबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज़ हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेना नायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। हमीर वीर, उद्धार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो एवं चंद्रशेखर के हमीरठ नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए एक प्रसिद्ध दोहा है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इस प्रकार ये था रणथंभौर का चौहान वंश, उसके प्रतापी शासक। दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।